लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज डैश और लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। तुम्हारे लिए 1 घंटा बचा हुआ है तैयार होने के लिए। देयर इज डैश और लेफ्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि ये जो वर्ड लिखा है और इसको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और क्या हो गया, वावेल साउंड आ रहा है। बस यही फाइंड करना था कि ये वावेल साउंड है। अगर वावेल साउंड होगा तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, आ नहीं यूज करेंगे। पता चल गया। तो आ नहीं होगा, द नहीं होगा और मेनी नहीं होगा। क्या लगेगा, एन आवर। देयर इज एन आवर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। 1 घंटा बचा तुम्हें तैयार होने के लिए। पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। सेकेंड क्वेश्चन है कि लिसन केयरफुली डैश व्हाट आई से। लिसन, फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर आ गया। एरर के सेकंड वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जिसमें एक वर्ड है लिसन, उसमें भी आया था लिसन के बाद ही एरर थी। तो मैंने कहा था कि लिसन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू आता है, फिक्स है। लिसन के बाद टू ही लगेगा। और यहाँ भी लिसन केयरफुली के बाद कौन सा, व्हाट आई से। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसको कायदे से सुनो, ध्यान से सुनो। तो क्या लगना चाहिए, टू लगना चाहिए। टू कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ, और देखने की जरूरत ही नहीं है। फिक्स प्रीपोजिशन में आपको पता है कि इसके बाद यही प्रीपोजिशन लगना है। इसमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट योर आंसर। आंसर पहले से ही पता होता है। आंसर पहले से डिटरमिन्ड होता है कि इस वर्ड के बाद यही प्रीपोजिशन लगना है। जैसे लिसन के बाद टू लगना है तो टू ही लगेगा, और ऑप्शन मतलब नहीं। खाली आपको ये देखना कि किस ऑप्शन में टू लगा हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बॉय वॉज इनडिफरेंट डैश हिज एटीट्यूड। द बॉय वॉज इनडिफरेंट डैश हिज एटीट्यूड। तो इनडिफरेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, इनडिफरेंट मतलब उदासीन किसी को लेकर। इनडिफरेंट के बाद फिक्स है, टू लगता है, पक्का है, कुछ नहीं सोचना है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि फिक्स प्रीपोजिशन का मैं एक पीडीएफ लगा दिया हूँ इसी वीडियो में। जब आप खोलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मिलेगा लिंक ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन। टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अपने पास रखिए, उसको याद कर डालिए। और उसमें से अभी आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तीनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे, तो मिला करके देखिएगा कि उसमें से कितने क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन के आए हैं। तो आपको पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं, और आप पता कर खुद। तो उसके बाद आप पढ़ ही लेंगे, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी होगा टू। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वाला है, देखो क्वेश्चन क्या है कि जॉबिन हैज बीन वर्किंग। हैज बीन वर्किंग लगा दिया तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ऑल डे, दिन भर काम करता रहा, दिन भर काम करता रहा। ही डैश टायर्ड, तो वो थक गया होगा। जाहिर सी बात है, दिन भर काम करता रहेगा कोई तो थक जाएगा। तो पहले इन्होंने दिया कारण, रीजन दिया है कि वो दिन भर काम करता रहा है। तो वो कितना थका हो सकता है, ये गेस लगाना है आपको। ही कैन बी टायर्ड या ही विल बी टायर्ड। विल बी टायर्ड फ्यूचर में जा रहा है, नहीं होगा ये। ही शैल बी टायर्ड, ये भी फ्यूचर में जा रहा है, ही के साथ शैल लगाना नहीं है। ही कैन बी टायर्ड या ही मस्ट बी टायर्ड। कैन पॉसिबिलिटी, नेचुरल पॉसिबिलिटी को शो करता है, और ऐसी पॉसिबिलिटी को नहीं शो करता। कैन भी तब यूज कर सकते हैं जैसे हम कहते हैं कि एक छोटा बच्चा है, सांप के साथ खेल सकता है, स्नैक के साथ खेल सकता है। तो छोटे बच्चे का नेचर होता है, छोटे बच्चे की हैबिट, मतलब एक तरह से उसका स्वभाव ही होता है, वो सांप से डरता नहीं, सांप के साथ खेल लेगा। उसकी एबिलिटी नहीं शो हो रही है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, बच्चा है तो पॉसिबल है कि सांप के साथ खेल लेगा। तो कैन तब ऐसी सिचुएशन में लगता है। हम दिन भर काम किए हैं, थक गए हैं, ऐसे में हम मे भी लगा सकते हैं, कैन भी नहीं लगाते हैं। और मे भी नहीं है तो पक्का थक गए होंगे, तो मस्ट भी लगा लीजिए। मस्ट भी यूज किया जाता है सर्टेन पॉसिबिलिटी के लिए। सर्टेन पॉसिबिलिटी जिसके पहले हम कोई रीजन देते हैं। जैसे कोई आदमी हीरे की अंगूठी पहनता है, मर्सिडीज में चलता है, 5 स्टार होटल में खाना खाता है, तो इसका मतलब हुआ कि पक्का वो अमीर आदमी होगा, तो ही मस्ट बी रिच मैन। तो उसी तरह से ये, वो दिन भर काम करता रहा, थक गया होगा, जरूर थका होगा, तो ही मस्ट बी टायर्ड। ऑप्शन कौन सा होना है इसमें, डी वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहे हैं, पहले ये देखिए आप। इन्होंने कहा कि द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन।
इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करने जाता है, क्या करने, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिल्डिंग की। अच्छा, एक तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इंजीनियर है। दूसरा यह है कि प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग, मतलब क्या, कोई बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में कहाँ तक बना, कितना बाकी है, क्या क्या चल रहा है, इसको देखने के लिए इंजीनियर जा रहा है। तो कैसे साइट पर जाने का, देखो आपके पास 3-4 साइट लिखे हुए, मैं उनको फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मुझे मीनिंग बतानी है इसलिए लिख दे रहा हूँ। एक ये साइट होती है, एक SIGST होती है, ठीक है, और एक साइट लिखा है CITE। मैं पहले आपको इन तीनों की मीनिंग बता दूँ, फिर आप डिसाइड करिएगा कि किसकी जगह पर क्या लगाना चाहिए था। चलिए, SITE जो होता है, साइट ये होता है वर्क प्लेस, वही जैसे कहीं पर काम वगैरह चल रहा तो ठेकेदारों और इंजीनियरों का जहाँ पर काम चल रहा होता है उसको साइट कहते हैं, SITE। SIGST क्या होता है, सीन होता है, कोई दृश्य होता है, वो आंखों के सामने जो दृश्य सीन दिखाई देता है उसको साइट कहते हैं, SIGST आई साइट होता है। और CITE होता है टू कोट का मतलब, जैसे हम कहते हैं भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा था, गीता में भगवान कृष्ण ने वो कहा था, रामायण में तुलसीदास जी ने ये लिखा है, तो जो कोट करते हैं, कोटेशन देते हैं, उसको कहते हैं CITE, ये वाला साइट होता है। अब यहाँ इंजीनियर्स के लिए लगा हुआ है और बिल्डिंग के रेफरेंस में लिखा है, इंजीनियर जा रहा है साइट पर बिल्डिंग की प्रोग्रेस देखने के लिए, तो कौन सा साइट होना चाहिए, फिर ये वाला साइट होना चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे जा रहा है, तो कौन सा होगा, फिर SITE वाला, ये वाला हो जाएगा। और ये कुछ होता नहीं है, काटिए इसको, क्लियर होगा, नहीं एक चीज़ होती है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, हाँ, सेट का एक मतलब होता है सेटिस्फाई होना, इसकी भी मीनिंग है, क्या होता है, सेटिस्फाई, ठीक है, संतुष्ट होना, ये भी है वर्ड, ऐसा नहीं बेकार का वर्ड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा कि द वायलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटीफुल डांस ड्यूरिंग द कंसर्ट, कोई प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में वायलिनिस्ट ने जो वायलिन बजा रहा था उसने बजाई एक बहुत बढ़िया, क्या बजाई, धुन बजाई होगी। तो यहाँ पे इन्होंने पीस वर्ड यूज किया है, एक बहुत बढ़िया, क्या, एक बहुत बढ़िया, कौन सा पीस होगा, ये वाला पीस होगा, PIECE होगा, या PEAS होगा, या PEACE होगा, या PACE होगा। पहले तो इनकी आप मीनिंग जान लीजिए, मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। ये जो पीज लिखा हुआ है, ये वाला, ये किसका पीज है, ये पी होता है, पी मटर के दाने होते हैं, पी को प्लूरल बना दिया, पीज बना दिया, तो ये मटर के दाने हैं। और ये पेस जो होता है, ये स्पीड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, ये स्पीड के लिए, पेस ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर ऐसे होता है। ये वाला जो पीस है, ये किसके लिए लगता है, शांति के लिए, कहीं पर जब माहौल बहुत शांत पूर्वक होता है तो शांति के लिए, PESEU। और ये वाला जो पीस है वो किसके लिए लगता है, पीस टुकड़े के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा हम पीस नग के लिए यूज करते हैं, जैसे रोटी है तो 2 रोटी है तो 2 पीसेज ऑफ ब्रेड हो जाता है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है उसके लिए। गाना है, कोई बहुत बढ़िया गाना है, बढ़िया धुन है, तो क्या होगा, ब्यूटीफुल पीस ऑफ ट्यून, या ब्यूटीफुल पीस ऑफ सॉन्ग, ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएम, ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा यूज किया जाना चाहिए था, ये वाला पीस यूज किया जाता है, एक पीस का ब्यूटीफुल ट्यून का, या धुन कह सकते हो, या सॉन्ग कह सकते हो। वायलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सॉन्ग, तो सॉन्ग नहीं लिखा, वायलिनिस्ट चूंकि लिख चुके थे, वायलिनिस्ट क्या बजाएगा, धुन बजाएगा, तो सॉन्ग नहीं लिखने की जरूरत है, पीस लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन वाला, पहला वाला होगा। हमने चारों की मीनिंग आपको बता दी। ये भी क्वेश्चन किससे था, ये होमोफोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चारों 3 वर्ड उसमें पीस से रिलेटेड है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, लिखा है कि सी वाज एब्जॉर्ब डैश रीडिंग। तो ऑप्शन देखे बिना मैं आपके बता दूं कि एब्जॉर्ब के बाद, ये वर्ड है ना एब्जॉर्ब के बाद फिक्स प्रीपोजिशन होता है इन, एब्जॉर्ब इन समथिंग, ठीक है ना। आदमी किसी काम में एब्जॉर्ब होता है, किसी काम में इन्वॉल्व होता है, तो एब्जॉर्ब इन समथिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो लिखा हुआ है कि द मैनेजर वाज सेटिस्फाइड डैश द वर्क। सेटिस्फाई के बाद फिक्स होता है, ये जो सेटिस्फाई वर्ड है, सेटिस्फाइड के साथ एकदम फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगना है, विद, सेटिस्फाइड विद। पैसिव वॉइस में सेटिस्फाई के बाद विद ही लगना ही है, और कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है। बस आप ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, बी वाले में विद दिया हुआ है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये सब जो मैं आपको करा रहा हूँ वो ये उसी वाली लिस्ट से करा रहा हूँ, जो लिस्ट मैंने आप लोगों को इसी पीडीएफ के साथ, इसी वीडियो के साथ लिंक कर रखी है पीडीएफ, उसी पीडीएफ से ये सब करा रहा हूँ कुछ भी उससे बाहर नहीं है, समझ रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हरी इज डैश दैन सोहन इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे दैन लिखा है। दैन लिखने का मतलब क्या होता है, यहाँ आपको कॉपरेटिव डिग्री चाहिए। एक बात तय हो गई कि यहाँ आपको कॉपरेटिव डिग्री चाहिए। कॉपरेटिव डिग्री, अब देखते हैं नीचे कहाँ कॉपरेटिव डिग्री दी हुई है, ये तो देख ले पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट सुपरलेटिव होती है, ये नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन गया। दूसरा टैलेंट टेस्ट, टैलेंट टेस्ट तो होता ही नहीं, अगर होता भी तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है इसकी, पर होता ही नहीं है ये। अब यहाँ टैलेंटर दिया है, टैलेंट की जो कोऑपरेटिव बनाएंगे मोर मोस्ट लगा के बनाए। टैलेंट, इसको देखेंगे तो कितना सिलबिल्स आ रहा है। टैलेंट, एक आया टे, एक आया टे, एक होगा ले लेन, टैलेंट, और एक आया टर, टैलेंटर। तीन साउंड आ रहे हैं ना, तीन कंप्लीट साउंड, इनको तीन सिलबिल कहा जाता है। दो से ज्यादा अगर साउंड आ गया टैलेंटर, तो ये मोर मोस्ट लगा के बनेगा, तो ये टैलेंटर ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मोर टैलेंटेड। और दूसरी बात, एक बात और समझ लो, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो, याद रखिएगा, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो तो इनकी कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर या मोस्ट लगानी पड़ती है। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, मोर या मोस्ट लगाना पड़ेगा। इसमें ईडी नहीं, इसमें या नहीं, टैलेंटेड। तो जो एडजेक्टिव है वो है टैलेंटेड। टैलेंटेड का टैलेंटेडर नहीं हो सकता ना, टैलेंटेड होता है ना एडजेक्टिव, तो मोर लगाना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव इसमें क्या होगा, मोर टैलेंटेड होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह क्या रहा है कि द सोल्जर वाज सस्पेक्टेड डैश बीइंग अ स्पाई एंड वाज पुट बिहाइंड बार्स। सैनिक के ऊपर ये डाउट किया गया, ये सस्पेक्ट किया गया कि वो शायद कोई स्पाई है। स्पाई का मतलब क्या होगा, कोई जासूस है, डिटेक्टिव है। एंड पुट बिहाइंड द बार्स मतलब क्या, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मतलब ये शक हुआ था कि सैनिक जो है वो किसी के लिए जासूसी कर रहा है, वो एक सस्पेक्ट है। तो सस्पेक्ट के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, सस्पेक्ट ऑफ। ठीक है ना, जैसे अक्यूज के बाद ऑफ, अक्यूज होता है ना आरोप लगाना, अक्यूज ऑफ, सस्पेक्ट ऑफ, तो हमेशा सस्पेक्ट के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, सस्पेक्ट के बाद ऑफ लगेगा। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट है, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून। फिर आ गया कौन सा, होमोफोन्स आ गया। देखो आपके सामने चार रेन लिखे हुए, एक REIGN है, RAIN है, RAIGN है और REIN है। तो REIGN ये कुछ होता नहीं है। ठीक है, और ये जो रेन है REIN, ये होती है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा लगाम। लगाम सुना है कि नहीं, लगान नहीं, लगाम। लगाम क्या होता है आपको पता है, ये घोड़े के मुंह में, कभी देखा होगा घोड़ा, घोड़े के मुंह में लोहे की एक चेन लगी होती है, दोनों बगल से दो रस्सियां लगी होती हैं, जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, उसको कहते हैं रेन। REIN लगाम, घोड़े की लगाम होती है। RAIN, ये जो RAIN रेन होता है, ये क्या होता है, ये बारिश होती है। ठीक है ना, क्या होती है, बारिश होती है। तो और पहला वाला REIGN, ये टेन्योर होता है, किसी का शासन काल होता है। जैसे अकबर का शासनकाल कितना था, अशोक का शासनकाल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल, ऐसे ही राजाओं का जो शासनकाल होता है, पीरियड होता है, उसको रेन कहते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक, ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून, आज शाम को क्या होने वाली है। तो आज बारिश की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो कौन सा लगेगा, सी वाला, RAIN वाला होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। द बेगर वाज ब्लाइंड डैश वन आई। ब्लाइंड के साथ कई प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। चलिए लेट मी टेल यू, पहले मैं आपको बता दूं ब्लाइंड के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं, कैसे लगते हैं, उसके बाद आप इसमें से ढूंढिएगा, जो ऑप्शन मिलेंगे उसी में से कर लिया जाएगा। ब्लाइंड के बाद देखिए एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ब्लाइंड ऑफ, एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ब्लाइंड ब्लाइंड इन, और एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ब्लाइंड विद, और एक प्रीपोजिशन यूज किया था ब्लाइंड टू। क्या यूज किया था, ब्लाइंड टू। इतने हैं। अब कब कौन सा यूज किया जाएगा ये देख लो। ब्लाइंड ऑफ वन आई, अगर किसी आदमी की एक आंख खराब है तो उसको क्या कहोगे, ब्लाइंड ऑफ वन आई। ठीक है। ब्लाइंड इन का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट आई या राइट आई, अगर किसी की लेफ्ट या राइट आई खराब होती है, मतलब एक तरफ की, यहाँ भी एक ही आंख खराब है लेकिन लेफ्ट या राइट आई लिखा होता है तो उसमें क्या लगा देते हैं, इन। ब्लाइंड विद,
दोनों आंखें खराब हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ आईज यूज कर देते हैं। और ब्लाइंड टू वंस आई का मतलब क्या होता है, टू इग्नोर। इसमें आंखें नहीं खराब होती हैं, आप किसी की गलतियों को देखकर अनदेखा कर रहे हैं, उसके लिए यूज किया जाता है ब्लाइंड टू। तो यहां पर ना तो हमको ऑफ मिल रहा, ना विद मिल रहा, ना टू मिल रहा है। मिल क्यों रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमको इसमें से, क्या, इन मिल रहा। हालांकि इन तब यूज किया जाता है जब हम लेफ्ट या राइट आई की बात करते हैं। एक आंख किसी की खराब होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लाइंड ऑफ वन आई, ठीक है ना। लेकिन अभी लेफ्ट और राइट में भी एक ही आंख खराब होती है। बस ये है कि इनमें मेंशन रहना चाहिए कि लेफ्ट वाली या राइट वाली। फिलहाल जब हमको ऑफ नहीं मिल रहा है तो चूंकि इन लगता है ब्लाइंड के साथ में, बाकी जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से कोई है नहीं, तो फिर इन लगाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करें कि द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ डैश द नेशन। ले डाउन, जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, ले डाउन का मतलब होता है लाइफ को सेक्रीफाइस करना, ठीक है ना, बलिदान देना, ठीक है ना, सेक्रीफाइस कहते हैं इसी के लिए। जब हम किसी के लिए जीवन का त्याग करते हैं, किसी के लिए जीवन का बलिदान देते हैं, जैसे हम कहें सरदार भगत सिंह का एग्जांपल लेते हैं कि सरदार भगत सिंह लेड हिज लाइफ डैश द नेशन डैश द कंट्री डैश द फ्रीडम ऑफ पीपल, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर यूज करते हैं। सरदार भगत सिंह लेड हिज लाइफ फॉर फ्रीडम फॉर द कंट्री फॉर द पीपल, तो क्या लगना चाहिए था, फॉर लगना चाहिए था। ठीक है, चले आगे। पर्पज बताने के लिए फॉर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वी स्पेंट एन डैश डे एट स्कूल यस्टरडे। कल हमने एक यादगार दिन बिताया। डे, अब डे है, डे क्या है, नाउन है। इसके पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव में क्या होगा, एंजॉयबल। एंजॉयबल का मतलब जिसको एंजॉय कर सकें। एंजॉइंग का मतलब होता है जो पर्सन या थिंग, जो पर्सन एंजॉय कर रहा हो। एंजॉयड का मतलब जिसका एंजॉय किया गया हो। एंजॉयमेंट क्या है, ये नाउन है, ये तो लग ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। बचा एडजेक्टिव ये है, एडजेक्टिव ये है और एडजेक्टिव ये है। एडजेक्टिव लगना चाहिए था, 3 एडजेक्टिव हमको मिल गए। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो एक एक कर काटो। एंजॉयड कब यूज किया जाता है, वी यस्टरडे वी स्पेंट एन एंजॉयड डे। कल हमने एक एंजॉयड डे, एंजॉयड का मतलब जिसका एंजॉय, जिसको यूज कर लिया गया है, ठीक है ना। एंजॉयड का मतलब क्या होगा, पर्पज इज एंडेड, एक तरह से कह सकते हैं यूज्ड, तो यूज्ड लगा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एंजॉइंग डे, एंजॉइंग का मतलब जो चल रहा हो, जिसको एंजॉय कर रहे हो उसको कह रहे हो, तो कल की बात है ना। एंजॉइंग डे, एंजॉइंग नहीं हो सकता है, पर्सन एंजॉइंग हो सकते हैं। एंजॉइंग पर्सन्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एंजॉयबल होता है। आपने दिन को एंजॉय किया, उस दिन को एंजॉय किया, तो जिस चीज को आप एंजॉय कर रहे हो उसके लिए एडजेक्टिव क्या होनी चाहिए, एंजॉयबल। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 15 नंबर पे। आपका क्वेश्चन है, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ये मैंने कल वाले वीडियो में भी या परसों वाले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि गुड के बाद हम 2 प्रीपोजिशन यूज करते हैं, गुड एट भी यूज करते हैं और गुड इन भी यूज करते हैं। गुड एट समथिंग मैंने बताया था, किसी चीज़ पर आप किसी चीज़ में, जैसे किसी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, इन सब में अगर अच्छे हैं तब एट यूज करेंगे। और कोई लैंग्वेज यूज कर देते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये सब करते हैं, तो लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। या वर्ब की एनजी फॉर्म, वर्ब की एनजी फॉर्म छोड़ो, यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ भी लगेगी, वर्ब की एनजी फॉर्म यही लगती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है और कल भी शायद मैथमेटिक्स वाला ही क्वेश्चन था, तो हमें क्या लगाना चाहिए यहाँ पर, गुड एट मैथमेटिक्स, होगा कि नहीं, तो एट लगाओ। कहाँ पर है, ये दिया हुआ है एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर गुड आ गया, लेकिन अब की बार कुछ और चीज है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन है द फूड इज डैश गुड, फूड इज डैश गुड, ये भोजन जो है वो डैश गुड है। कैसा गुड है बताइए, कॉशसली गुड है, सावधानी पूर्वक, तो कॉशसली गुड ये एडवर्ब चाहिए नहीं हमको। एक्सट्रीमली गुड ये हो सकता है हद से ज्यादा। एनुअली गुड वार्षिक रूप से नहीं। बोल्डली गुड, भाई देखो फूड बोल्डली कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये सिर्फ फिजूल के थे। एक्सट्रीमली गुड का मतलब क्या हुआ, हद से ज्यादा, जो भोजन है वो हद से ज्यादा अच्छा, टू गुड कह सकते हो, ठीक। जितना विश्वास नहीं हो रहा उतना अच्छा है खाना,
तो एक्सट्रीमली गुड। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ 17 में। 17 में ही इज एफ्रेड डैश स्नैक्स। फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है, एफ्रेड के बाद हर हाल में ऑफ ही लगता है, ठीक है ना, एफ्रेड ऑफ, तो क्या लगाएंगे आप, ये एफ्रेड ऑफ, दूसरा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। द पुलिस लुक डैश द मैटर, पुलिस इस मैटर को डैश करेगी। तो पहले देखो आप, हम आपको लुक के साथ कुछ फिक्स कुछ प्रीपोजिशन, एक्चुअली ये फ्रेज है और मैंने फ्रेज का पीडीएफ आप लोगों को नहीं दिया है, इसको मत ढूंढिएगा, लुक नहीं मिलेगा, जो लिस्ट मैंने दी है उसमें लुक नहीं मिलने वाला है। कुछ वर्ड मैं आपको दे रहा हूं इंपॉर्टेंट वाले, अच्छे वाले, बाकी आप लोग ढूंढ लीजिएगा। देखिए लुक के बाद एक आता है इनटू, ठीक है, एक आता है लुक के बाद फार, एक आता है लुक के बाद आफ्टर, कुछ लिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक आता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, एक होता है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन, जितनी जगह थी उतना बता दे रहा हूं आपको। एक और ले लूं, एक लिख सकता हूं लुक अप। चलिए तो इसकी मीनिंग बताते हैं आपको। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, आप किसी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो क्या करोगे, लुक इनटू दिस मैटर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, जैसे आप लोग एक अच्छी नौकरी की तलाश में तो यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, किसी की देखभाल करना, सेवा करना, कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब एक्सपेक्ट करना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द पार्टी, तो एक्सपेक्ट करना होता है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, किसी को बुरी नज़र से या किसी को गिरी हुई नज़र से देखना। लुकअप का मतलब होता है कंसल्ट, जैसे आप किसी वर्ड की मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं तो, या फिर आप ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो ये मीनिंग होती है अलग अलग। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, मैटर, पुलिस से यहाँ लिखा हुआ पुलिस लुक करेगी डैश मैटर को, तो पुलिस क्या करेगी, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो क्या लगा दो, लुक इनटू लगा दो, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो लुक के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं, किस सेंस में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये आपको देखना पड़ेगा, ये फ्रेजल वर्ब का मैटर है, ठीक है। आप कहीं से भी सर्च करेंगे फ्रेजल वर्ब आपको ढेर सारी मिल जाएंगी, नहीं तो मैं ही आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा बाद में, पहले आप पढ़िए इसको। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से वही मैटर आ गया, वेस्ट लिखा है, एक वेस्ट ये लिखा है, एक वेस्ट ये लिखा है, एक वेस्ट ये लिखा है। पहले सबका मतलब बता दूं, ये वेस्ट का मतलब क्या होता है, WAST, तो वेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, टाइम को किल करना। और ये वेस्ट जो होता है WEST, वेस्ट क्या होता है, दिशा होती है, पश्चिम के लिए यूज किया जाता है, सनसेट्स इन द वेस्ट। और ये वेस्ट क्या होता है, कमर, हमारा जो शरीर पे मतलब छाती के नीचे का जो पोर्शन होता है, पैरों के ऊपर कमर, उसको कहते हैं वेस्ट। अब यहाँ पे देखो लो क्या होगा, सी टाइड द बेल्ट, अच्छा बेल्ट का मैटर होगा तब तो ये होगा टाइटली अराउंड हर वेस्ट, ये वाला वेस्ट लगेगा, कमर के लिए लगेगा, बेल्ट लगा है तो बेल्ट से रिलेटेड तो ये वाला हो जाएगा ना, ठीक है। और ये वेस्ट होता नहीं है किसी काम का, ये वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला वर्ड है द सोल्जर्स डाइड डैश देयर कंट्री, फिर वही बात आ गई, जैसे हमने कहा था भगत सिंह देश के लिए जान दे दिए, तो यहाँ पे डाइड के साथ क्या लगाना होगा, देखो यहाँ डाइड के साथ लगाना होगा हमको फॉर, क्यों, एक नोबल पर्पज दिख रहा है, डाइड देयर कंट्री बता रहा है कि वो मरे, क्यों मरे, पर्पज बता रहा है अपने देश के लिए मरे, तो पर्पज के लिए प्रीपोजिशन क्या यूज करते हो, फॉर यूज करते हो, ठीक है। क्या लगा, फॉर देयर कंट्री। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला लिखा है कि सी अधेर्ड स्ट्रिक्टली डैश द कोड ऑफ कंडक्ट के लिए लगा, जो वर्ब जिसके लिए हमें वर्ब लगानी है वो वर्ड कौन सा है, अधेर, ADHERE। अधेर का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, ठीक है ना, क्या करना, बहुत स्ट्रिक्टली किसी रूल को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। अधेर के साथ कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, देखो कुछ वर्ड मैं आपको बताऊं स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए। एक वर्ड आता है अबाइड, हम किसी चीज को, किसी रूल को, रेगुलेशन को, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो अबाइड लगता है। एक वर्ड लगता है कंप्लाई, ठीक है ना। एक वर्ड आता है ओबे, एक वर्ड आता है फॉलो तो गलत लिख दिया, FOLLOW, और एक वर्ड यही जो लिखा हुआ है अधेर, ADHERE। ये सब वर्ड हैं, साइनोनिम समझ लो सबको, किसी रूल को, रेगुलेशंस को फॉलो करना, कैरी आउट करना। इनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा अब ये समझिए आप, ठीक है ना।
अबाइड के साथ क्या लगता है? बाय लगता है, ठीक है ना। वी विल अबाइड बाय दिस रूल। कंप्लाई के साथ क्या लगता है? विद लगता है, फिक्स है, ठीक है। ओबे और फॉलो के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, ये अगर आ जाए तो इनके साथ प्रीपोजिशन मत लगाइएगा। अधेर के साथ क्या लगता है? टू लगता है, ठीक। तो अधेर के साथ स्ट्रिक्टली कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए? अधेर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। तो टू का ऑप्शन कौन सा है? सी वाला है। क्लियर हो गया? चलिए आगे नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22। 30 क्वेश्चन में से 22 पर पहुंच चुके हैं। यहां लिखा है कि द वॉलंटियर, वॉलंटियर्स कौन होता है? स्वयंसेवक। विल डैश द नेबरहुड टू गैदर सपोर्ट फॉर न्यू पॉलिसी, ठीक है ना। जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयंसेवक हैं, पड़ोस में क्या करेंगे? संपर्क करेंगे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जो नई पॉलिसी है उसके सपोर्ट में आने के लिए। तो उनको क्या करेंगे? जैसे चुनाव में जब लोग चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ये वाला कैनवस कहते हैं कि ये वाला कैनवस कहते हैं। कैनोपी तो जानते हो, कैनोपी क्या होती है? ऐसे छतरी टाइप की होती है ना, ऐसे छतरी होती है, छाता। कैनोपी देखा होगा, तुम सब तमाम सड़क के किनारे लगाए बैठे रहते हैं। और कैनबिस क्या होता है? कैनबिस एक पेड़ है, क्या है? एक प्लांट है। किस चीज का प्लांट है बताऊं आपको? गांजा। गांजा सुना है? गांजा, भांग, ठीक है। तो गांजा और भांग का पौधा होता है, उसको कैनबिस कहते हैं। समझ गए होगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब यहाँ पे दो लिखा है, एक कैनवस ये लिखा हुआ, एक कैनवस ये लिखा हुआ। तो जो ऊपर वाला कैनवस लिखा हुआ है ये होता है कपड़ा, पेंटिंग का कपड़ा। क्या होता है? पेंटिंग, जिस पर पेंटिंग करते हैं कैनवस, वो कैनवस का कपड़ा मोटा मोटा कपड़ा होता है, देखा होगा, जिससे चित्रकार लोग पेंटिंग किया करते हैं, वो होता है। और कन्वे जो कन्वेस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चुनाव के समय में जो लोग घर घर घूम करके अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं, उसको कन्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये कैनवेस लगेगा। तो वॉलंटियर्स घर घर जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं न्यू पॉलिसी के लिए, लोगों से सपोर्ट मांगने के लिए, तो इसमें सी वाला कैनवेस। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में इन्होंने कहा आई प्रिफर टी डैश कॉफी। तो मैंने आप लोगों को परसों वाले वीडियो में एक बात बताई थी, प्रेफर और प्रेफरेबल दो वर्ड हैं। प्रेफर और प्रेफरेबल ये दो वर्ड हैं जिनके साथ मैंने कहा था कि इनके पहले मोर मोस्ट नहीं लगेगा। दूसरी बात, इनके साथ दैन भी कभी नहीं लगेगा। इनके साथ दैन नहीं क्या लगता है? टू लगता है। और इनके पहले मोर मोस्ट नहीं लगता है। तो जब ये प्रेफर लगा है तो प्रेफर के साथ क्या लगना चाहिए था? टू लगना चाहिए था, फिक्स ही है, तो टू लगेगा प्रेफर प्रेफरेबल के साथ में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाउस इज डैश द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। जो घर है वो कहाँ है? बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में है। बैंक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट 1, और पोस्ट ऑफिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट 2। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई है तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे? दो चीजों के बीच में, ये बैंक हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये क्या हो गया? घर हो गया। तो क्या यूज करेंगे ऐसे में बताइए? दो के बीच में तो हम लोग बिटवीन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? दो के बीच में क्या यूज करते हैं? बिटवीन यूज करते हैं। तो यहां लगना चाहिए बिटवीन। जो घर है किसके? बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में है, तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन हो गया। अब आगे आ जाते हैं अगले वाले में। इन्होंने कहा कि सी इज मैरिड डैश अ बिजनेसमैन। कल वाले वीडियो में भी आया था, मैरिड का दो बार मैं बता चुका हूं कि मैरिड के साथ दो चीजें लगती हैं। जनरली अगर पैसिव वॉइस में होता है तो मैरिड के साथ जनरली क्या यूज किया जाता है? टू यूज किया जाता है। और बहुत फॉर्मल में विद लगता है, लेकिन हालांकि आजकल विद का यूज कम चलता है, टू ही सबसे ज्यादा लगता है। तो मैरिड के यहाँ विद दिया है इन्होंने, लेकिन विद मत लगाइएगा, क्या लगाइए? टू लगाइएगा। सी इज मैरिड टू अ बिजनेसमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, डैश वाज वियरिंग अ ब्लैक कोट, जो कि काला कोट पहन रखे था। वाज वियरिंग क्या है? वाज वियरिंग है वर्ब। अगर ये वर्ब है तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और एंटीसीडेंट क्या है इसका? मैन। मैन क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन है
तो ह्यूमन के लिए तो वही चीज लगती है। ह्यूमन के लिए क्या लग सकता है, हु और हुम लग सकता है। तो अच्छा, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है हम ऑब्जेक्ट तो लगाएंगे नहीं, हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, हु वाज बियरिंग। तो कौन सा लगेगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्लीज स्विच डैश द लाइट। देखो स्विच के बाद दो ही प्रीपोजिशन लगते हैं। कोई चीज जलाने या बुझाने के लिए दो ही प्रीपोजिशन लगते हैं, या तो स्विच ऑन जलाने के लिए और स्विच ऑफ बुझाने के लिए। तो यहाँ पे मिल क्या क्या रहा है, पहले तो ये देख लो, स्विच डाउन होता नहीं, स्विच अप होता नहीं, स्विच ओवर होता नहीं, एक बचा हुआ है क्या करेंगे, स्विच ऑन होता तो सोचते, ठीक है ना। लाइट जल रही है, बुझाने के लिए कहा इन्होंने, तो प्लीज स्विच ऑफ द लाइट हो गया। ठीक है, ऑन था ही नहीं ऑप्शन में। अगला आता है क्वेश्चन, द विटनेस वाज रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट मतलब क्या होता है, हेजिटेशन फील करना। रिलैक्टेंट होता है, क्या होता है, टू फील हेजिटेशन। जो विटनेस था, जो गवाह था, उसको हेजिटेशन फील हो रहा था, हिचकिचाहट हो रही थी। टू पार्ट डैश वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, तो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन। तो रिवील करना या डिस्क्लोज करना, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, पार्ट ओवर। पार्ट ओवर का मतलब होता है टू टेल समथिंग, टू स्टेट, कहना, बताना, रिवील करना। ठीक है ना, किसी को सच्चाई बताना, इसको कहते हैं पार्ट ओवर। तो क्या लगाओगे, पार्ट नहीं, तो फिर पार्ट ओवर नहीं, तब फिर क्या करोगे, तब पार्ट विद लगाओ। ओवर तो दिया ही नहीं है, पार्ट ओवर लगना चाहिए था, दिया ही नहीं है, तब क्या होगा, पार्ट विद लगाओ आप। फिर पार्ट बाय, पार्ट ऑफ, पार्ट फ्रॉम होगा ही नहीं। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेट होना किसी से। क्या होता है, किसी से सेपरेट होना। तो ये तो लग ही नहीं सकता है ना, कुछ बताने के लिए लग रहा है। तो बताने के लिए आप एक ही ऑप्शन लगाइए, पार्ट विद लगाइए। पार्ट ओवर दिया होता तो वो लगता, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन में चलेंगे। अब यहाँ पे आ गया द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स क्या हो गए, अधिकारी हो गए। कनाइव्ड, कनाइव्ड द इलीगल एक्टिविटीज। अब मान लो कुछ अधिकारी हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। कनाइव्ड का मतलब होता है उस काम में शामिल हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं। तो कनाइव्ड के साथ देखो दो वर्ब यूज की जाती हैं, CONNIVE। वर्ब मैंने बोल दिया, सॉरी, दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं कनाइव्ड के साथ में। एक प्रीपोजिशन होता है विद, और एक प्रीपोजिशन होता है एट। ठीक है ना, दो प्रीपोजिशन लिखता है। विद किस लिए लगेगा, अगर कोई पर्सन होता, विद अ पर्सन, अगर कोई पर्सन हो तो क्या लगा देंगे, विद। अगर कोई एक्टिविटी हो, कोई क्राइम हो, जिसको कह सकते हो क्राइम, किसी क्राइम में कोई लिप्त है, कुछ कोई शामिल है, कनाइव्ड मतलब होता है उसमें शामिल होना। तो अगर किसी क्राइम में कोई शामिल होता है तब क्या यूज करते हैं, एट, नहीं तो विद लगाते हैं। तो ऑप्शन हमको क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है ऑप्शन। यहाँ पे इत्तेफाक देखो, कभी एक भी नहीं मिलता, कभी दो दो मिलते हैं। एट और विद दोनों मिल रहा है। फिलहाल अगर कोई पर्सन होता, विद लगता, तो यहाँ कोई पर्सन आना चाहिए था ना, तो पर्सन तो है नहीं, पर्सन नहीं है तो विद को हटाओ, ये लगते नहीं कनाइव्ड के साथ में, फिर क्या लगाओगे, एट लगाओगे। नेक्स्ट है, तो ये आज का आखिरी डिस्कशन है, आखिरी क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन मैंने बोला था, 30 क्वेश्चन के सेट करके हम लोग चलेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन का हो गया, इसके बाद फिर हम 30 क्वेश्चन का करेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सी हैज ग्रेट अफेक्शन, ठीक है ना, डैश हर ब्रदर। तो अफेक्शन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, अफेक्शन फॉर, लाइकिंग, अफेक्शन, एम्बिशन, इन सब के साथ फॉर ही लगता है। आपको फिक्स प्रीपोजिशन वाली लिस्ट में मिल जाएंगे। ये क्या होगा, अफेक्शन फॉर लगेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि महेश थ्रू द बॉल, कहां, डैश हिज फ्रेंड, बट ही कुड नॉट कैच इट। महेश ने बॉल अपने दोस्त की ओर फेंकी थी पर वो उसको पकड़ नहीं पाया। तो एक काम हम करते हैं कि पहले हम थ्रो के साथ में कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगता है उसको देख ही लेते हैं। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसे एक कंसेप्ट में क्लियर कर लूंगा। थ्रो समथिंग, जैसे बॉल ही है, तो उस तरह की किसी चीज को, बॉल वगैरह को कहीं फेंकने के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप। एक तो लगता है थ्रो एट, और एक तो लगता है थ्रो टू या टूवर्ड्स।
थ्रो टू या थ्रो टूवर्ड्स, और एक लगता है थ्रो इनटू, और एक लगता है थ्रो अक्रॉस, थ्रो अक्रॉस, और एक लगता है थ्रो अपान। इतने तो थ्रो के साथ वर्ड यूज किए जाते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं कि किसके साथ कौन सा लगेगा। थ्रो एट समबडी और समथिंग, कोई चीज किसी पर्सन या थिंग की ओर अगर आप फेंकते हो तो ये क्या होता है, एम्ड होता है, टारगेटेड होता है। मतलब क्या होता है, किसी को मारने के लिए। किसी ने मेरी ओर पत्थर फेंका तो मारने के लिए फेंका होगा, अगर किसी ने मारने के लिए फेंका है तो क्या हो गया, एट लगाओगे। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देने के लिए। किसी ने हमारी ओर कोई चीज फेंकी, अगर देने के लिए फेंकी है तो क्या लगाओगे, टू या टूवर्ड्स लगाओगे। इनटू का मतलब क्या होता है, एरिया में। जैसे ये चीज है, ये कोई चीज इसमें आके गिरती है तो क्या हो जाता है, इनटू। जैसे तालाब में, पानी में, नदी में, कुएं में, ऐसे कोई चीज फेंकता है तो। अक्रॉस का मतलब क्या होगा, जैसे ये एक सड़क है, कोई आदमी इसके उस पार कोई चीज फेंक देता है तो अक्रॉस यूज किया जाता है। और अपान कब यूज किया जाता है, जैसे करो सपोज करो कि एक मेज है, ठीक है, ये मेज है एक, इस पर कोई चीज आके गिरती है, फ्लैट सरफेस पे कोई चीज आके गिरती है तो अपान होगा। गली या सड़क को पार करके कोई चीज फेंकते हैं तो अक्रॉस होगा। कुएं में, तालाब में, नदी में कोई चीज फेंकते हैं तो इनटू होगा। किसी की ओर कुछ देने के लिए, जैसे किसी ने तुम्हारी ओर लड्डू फेंके तो लड्डू मारने के लिए तो कोई फेंकेगा नहीं, तब आप क्या करोगे, टू या टूवर्ड्स लगा लोगे। और एट मारने के लिए होगा। तो हमको यहाँ पे फिलहाल का ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, महेश ने अपने दोस्त की ओर बॉल फेंकी तो देने के लिए फेंकी होगी, देने के लिए फेंकी होगी तो हमको क्या चाहिए, टू या टूवर्ड्स चाहिए। एट नहीं लगेगा, नहीं, बिसाइड, अगेंस्ट और विद का कोई मतलब नहीं है, तो टू या टूवर्ड्स एक मिल गया हमको तो यही वाला लगाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। द स्टूडेंट्स वर कीन डैश पार्टिसिपेटिंग, तो कीन के साथ बेटा दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। ये आपका कीन है, कीन के साथ दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। एक तो क्या आता है, कीन ऑन आता है, और एक आता है कीन टू। कब कौन सा लगेगा समझिए, कीन के साथ टू लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब आप किसी काम को करने के लेकर क्यूरियस है। ही वॉज कीन टू नो द सीक्रेट, वो सीक्रेट जानने के लिए बहुत कीन, उत्सुक था। और कीन ऑन लगता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। मतलब ये क्या होता है, एंथुजियास्टिक है कोई आदमी, कोई काम करने के लिए उसके अंदर बहुत जोश है, पैशन है। ठीक है ना, तो द स्टूडेंट्स वर कीन डैश पार्टिसिपेटिंग, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब क्या लगा दें, ऑन लगा दें, क्योंकि अगर टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कीन के साथ वही प्रीपोजिशन आता है, ये दोनों लग नहीं सकते थे, और टू दिया ही नहीं है इसमें, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ऑन लगाने का। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। आया हमारा अगला वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कह रहे हैं कि द मिनिस्टर वाज सरप्राइज्ड डैश द करंट सिचुएशन, मिनिस्टर करंट सिचुएशन पर सरप्राइज था। देखो जितने भी प्रीपोजिशन, जितने भी वर्ब होती हैं चौंकने वाली, पहले तो आप इनको समझ लीजिए पैसिव वॉइस में। जैसे मान लो लिखा हुआ सरप्राइज्ड, ठीक है, सरप्राइज के साथ में एक वर्ड इसी से रिलेटेड है, अमेज्ड, सरप्राइज्ड है, अमेज्ड है। एक वर्ड और आता है स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड, ठीक है ना, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, एस्टाउंड, ये भी होता है चौंकने के लिए, एस्टाउंड। एक वर्ड आता है एस्टोनिश्ड, सब चौंकने के साइनोनिम है, सबकी मीनिंग सेम है। आप ये मत पूछेगा कि इसकी मीनिंग अलग क्या होगी। और थोड़ा सा ज़्यादा चौंक गए तो क्या होगा, शॉक्ड। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, चौंकने वाले जितने भी वर्ड हैं सबके बाद प्रीपोजिशन यही लगती है, एक ही प्रीपोजिशन एट लगता है, एट 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 के सिवा कुछ नहीं। तो लगाओ यहाँ पर एट, सरप्राइज्ड एट, और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो चार और भी बता दिए, याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितने भी सरप्राइज के साइनोनिम हैं उनके साथ एट ही लगता है। आप इतना सा याद कर लीजिएगा, बस एक याद करिए, बाकी सब याद हो जाएंगे। अभी आया कंसिस्ट, तो कल वाले में भी मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जिसमें कंसिस्ट मैंने बताया था आपको। तो कंप्राइज कहा था, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता है, लेकिन कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है। तो कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन फिक्स ही कौन सा है, ऑफ लगेगा, इसके अलावा कुछ लगेगा नहीं। द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, ऑफ लगेगा, कंसिस्ट के साथ यही प्रीपोजिशन ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट में आगे लिखा है कि सी रीड, अब ये रीड नहीं रेड होगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, समझ जाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा ना। शी रेड द स्टोरी अलाउड, उसने जोर जोर से कहानी को पढ़ा, इन टू द क्लास, क्लास में,
इन अ काम, बहुत ही शांत और स्टडी मैनर। यहाँ क्या आना चाहिए था? मैनर। होमोफोन्स इन्होंने दे दिया, ये वाला मैनर होगा कि ये वाला माइनर होगा कि ये वाला मीनर होगा कि ये वाला मैनर होगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा लग सकता है। तो यहाँ कौन सा आना चाहिए? मैनर के लिए कौन सा लगता है? ये वाला मैनर यूज किया जाता है, MANNER। ये माइनर कौन होता है? किसमें किससे बना हो गया? माइन। एक वर्ड है माइन। माइन मतलब कोयले की खान, इसमें आर लगाओगे तो कोयले की खान में काम करने वाला होगा। मीनर, मीन होता है ना, मीन बहुत नीचा घटिया आदमी के लिए यूज किया जाता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला वर्ड दिया है द स्टूडेंट डैश हिज होमवर्क येट। येट लगा हुआ है। अगर येट लगा तो सेंटेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा, 100% श्योर हो जाता है। कुछ और वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, मैं आपको कहिए तो एक झलक में बता देता हूं। जैसे एक तो यही लग गया आपका, येट हो गया। जितने यहाँ पे आएंगे उतना बता दूंगा। येट लगा हुआ है और कहीं पर सो फार लिखा हुआ है, सेंटेंस में सो फार दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है। एवर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या लगा हो? जस्ट लिखा हुआ हो। ठीक है, और क्या लिखा हो? लेटली लिखा हो, लेटली या ऑफ लेट लिखा हो, ऐसे। तो ये वर्ड्स हैं, अगर ये आया तो आप आंख मूंद कर सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दीजिए, मेरी गारंटी है। ठीक है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन हुआ? ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों तो प्रेजेंट परफेक्ट हुए नहीं येट के नाते। उन दोनों में से एक को आपको हटाना हो तो कैसे हटा पाएंगे आप? द स्टूडेंट, द स्टूडेंट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैज लगेगा। बन गया काम आपका। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए। 37 क्या लिखा? किसी वाज अनॉयड डैश द नॉइज। वो इस नॉइज से, शोरगुल से बहुत नाराज थी। तो देखो, जितने भी नाराज होने के हैं, गुस्सा और नाराज होने के जितने भी वर्ड होते हैं, एक बार देख लीजिए। मैं आपको फिर से बता दूं, प्रीपोजिशन फिक्स का मैटर है, लेकिन कुछ और वर्ड हैं, देख लीजिए। जैसे खुश होने के लिए दो वर्ड हैं। ठीक है, एक वर्ड है प्लीज्ड और डिलाइटेड। ठीक है, कोई आदमी खुश है तो प्लीज्ड या डिलाइटेड यूज करोगे। और अगर नाराज है तो क्या यूज करोगे? अनॉयड है, यही अनॉयड, अनॉयड है। और गुस्से में होगा तो एंग्री भी लगा सकते हो, अनॉयड, एंग्री, ऑफेंडेड। और क्या हो सकता है? ऑफेंडेड होता है। ठीक है, गुस्से में। एनफ्यूरिएटेड हो गया। ठीक है, एनफ्यूरिएटेड हो गया, गुस्से में है कोई आदमी। एनरेज्ड है, नाराजगी में, ये भी आता है एनरेज्ड। मतलब जितना आ पाया, जहाँ जितना यहाँ जगह थी मैंने आपको बता दिया। गुस्से के लिए ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इनके साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एट भी लग सकता है और विद भी लग सकता है। अब आप समझिए कब एट लगेगा और कब विद लगेगा। देखिए, एट लगेगा समथिंग, किसी पर्सन से नहीं, किसी बात पर नाराज है। समथिंग का मतलब जैसे किसी के बिहेवियर से नाराज है, किसी के एटीट्यूड पर नाराज है, किसी के रिजल्ट पर नाराज है, तो किसी की परफॉर्मेंस पर नाराज है तो एट। और विद क्या होगा? विद समबडी, ये पर्सन होगा। अगर आप हमसे नाराज हैं तो विद लगेगा, हमारे एटीट्यूड से नाराज हैं तो क्या लगेगा? एट लगेगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? नॉइज है। नॉइज क्या हो गया? ये समथिंग है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? एट लगना चाहिए। विद दिया था लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता, टू लगता ही नहीं है, क्या लगा लेंगे हम? एट लगा लेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया आपको डाउट। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। इसमें लिखा है एब्सटेन। एब्सटेन कल ही मैंने शायद कल या परसों में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, हालांकि फिर मैं कर दूंगा, वो एरर में था। जो बच्चे नए होंगे उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। लिखा द टीचर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन डैश बैड हैबिट्स। तो कुछ वर्ड्स थे, मैंने आप लोगों को उस दिन भी समझाए थे, आज फिर समझा दे रहा हूँ। एब्सटेन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक वर्ड था एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता किसी चीज़ से दूर रहना, एब्सटेन हो गया। एक हो गया डिबार। डिबार का मतलब किसी को रोकना कोई काम करने से। एक वर्ड था प्रिवेंट, ठीक है ना। और एक वर्ड था प्रोहिबिट, याद आ रहा होगा आप धीरे धीरे, प्रोहिबिट। और एक था रिफ्रेन। इतने वर्ड मैंने लिखे थे शायद, और कोई तो नहीं था। रिफ्रेन ये वर्ड था। इन सब के साथ क्या यूज किया जाता है? प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, ठीक है ना। क्या लगता है? फ्रॉम। फिक्स है। एब्सटेन, डिबार, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगेगा, पक्का है। मैं एरर वाले में भी बताया था, आज फिलर वाले में फिर से बता दिया, ठीक है।
चलिए अगला लिखा है द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड डैश द स्पीकर्स एलोक्वेंस। मेस्मराइज के साथ प्रीपोजिशन फिक्स लगता है, क्या लगता है, बाय, सॉरी विद नहीं लगेगा, मेस्मराइज्ड बाय, पैसिव वॉइस का यूज किया जा रहा है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो वाज क्या लगेगा, बाय, मेस्मराइज्ड बाय द स्पीकर्स एलोक्वेंस। एलोक्वेंस क्या होता है, बोलने की कला होती है, आर्ट ऑफ क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ ओरेटरी, इलोक्वेंस जिसको आप कह सकते हैं ओरेटरी, वक्ता, बोलने की कला, वाक्पटुता कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है सी इज कैपेबल डैश हैंडलिंग द सिचुएशन। कैपेबल, देखो दो वर्ड हैं हमारे पास, एक है एबल और एबिलिटी, एबल और एबिलिटी, एबल एडजेक्टिव है और एबिलिटी क्या है, नाउन है, ठीक है ना। दूसरा वर्ड होता है हमारा पास कैपेबल, क्या होगा, कैपेबल और कैपेबिलिटी, कैपेबल और कैपेबिलिटी दो वर्ड आ गए, और एक और वर्ड आता है कैपेसिटी, ठीक है ना। तो सारे के सारे एक साथ में बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं इनको, ठीक है ना। और इनके साथ मैं प्रेपोजिशन भी लगा दे रहा हूँ आपका। तो चलिए एबल और एबिलिटी हुआ तो क्या लगेगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। और कैपेबल कैपेबिलिटी हुआ तो ऑफ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और कैपेसिटी होता है तो इसमें क्या लगता है, इन लगता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, कैपेबल दिया हुआ है, कैपेबल के साथ क्या दिया हमने, कैपेबल, कैपेबल ये लिखा है, कैपेबल के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आपको मिल ही गई है, तो क्या लगना चाहिए यहाँ पे, कैपेबल ऑफ। आंसर आपको मिल गया। चले आगे, तो ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ाने लायक मिलेगा, तो मिल गया। इसमें क्या है, होमोफोन्स का क्वेश्चन है, चार वर्ड दिए हैं, देखो एक टीयर दिया हुआ है, इस टीयर का मतलब क्या होता है, आंसू, अगर वर्ब हो जाए तो क्या हो जाएगा, फाड़ना कोई चीज, वैसे आंसू है। ये TIER, तो टीयर क्या होता है, लेवल होता है, लेवल जैसे आपने SSC में पढ़ा होगा, टीयर 1 टीयर 2 का पेपर है। ये टायर TIRE, ये किसके लिए यूज किया जाता है, थकान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये TIRE टायर, ये टायर जो होता है साइकिल वगैरह का टायर होता है, गाड़ी का टायर होता है, उसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लग रहा है, शी कुड नॉट हेल्प बट डैश अप ड्यूरिंग एन इमोशनल सीन इन द मूवी। कोई मूवी है, मूवी में एक इमोशनल सीन आता है तो किसी आदमी के क्या होंगे, आंसू निकल जाएंगे, आंसू निकल आएंगे तो क्या लगेगा, ए वाला क्वेश्चन आएगा, टीयर, ये वाला लगना चाहिए था। नेक्स्ट में आ जाए, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे इन्होंने कहा कि द डायरेक्टर्स रिमार्क डिड नॉट डैश वेल विद द बोर्ड मेंबर्स लीडिंग टू इमीडिएट ब्लैकलिस्ट। ब्लैकलिस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में पीछे चल के कि कोई विवाद वगैरह हो जाता है, उसको कहते हैं। डिड नॉट क्या लगेगा, गो ओवर, गो आउट मतलब साथ निकलना होगा, गो इन अंदर जाने के लिए होता है, गो ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना। गो ऑफ क्या होता है, डिस्कनेक्ट, जैसे लाइट वगैरह चली जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, लाइट वेंट ऑफ, गोज ऑफ, ऐसे यूज किया जाता है। गो ओवर का मतलब होता है कंफर्म करना, जैसे कि आप कह सकते हो कि के अकॉर्डिंग होना या किसी चीज को कंफर्म करना, ठीक है ना। तो उसके तालमेल में नहीं है, कंफर्म, गलत लिख दिया मैंने, कंफर्म आर, हाँ लिखा तो था आर, ठीक है, ये होता है। डायरेक्टर का जो रिमार्क था वो बोर्ड मेंबर्स से गो ओवर नहीं कर रहा, मतलब मैच नहीं कर रहा, कंफर्म नहीं कर रहा है, बाद में जाके विवाद हो जाता है, तो गो ओवर लगाओ ऐसी सिचुएशन में। गो के फ्रेज पर डालो, गो के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तैयार हो जाएगा ये सब चीज। आगे आ जाओ, दे कांग्रेचुलेटेड हिम डैश, कांग्रेचुलेट मैं एक बार और बता चुका हूं आप लोगों को, यही सेम चीज, कांग्रेचुलेट या कांग्रेचुलेशन के साथ हमेशा आन लगता है, आप रट दो उसको, बहुत बार पूछा जाता है भाई, कांग्रेचुलेट ऑन, कांग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, कांग्रेचुलेट कांग्रेचुलेशन दोनों के साथ ऑन ही लगना ही है, फिक्स है जी, ठीक है। तो ये दो बार मिलेगा आज ही, एक बार बता दिया हूं, फिर अब याद रखिए, कांग्रेचुलेशन के साथ या कांग्रेचुलेटेड के साथ ऑन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जैसे लिखा यू मस्ट कॉप डैश डिफिकल्टीज, कॉप एरर वाले क्वेश्चन में आपको याद आया कुछ मैंने बताया था, अगर याद आ रहा हो तो आप लोग बताइए मुझे। एक वर्ड था मैंने बताया था कॉप विद होता है, और एक वर्ड मैंने बताया था कॉप अप विद होता है, कॉप अप विद होता है, दो मैंने बताए थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, आपको याद आ रहा कुछ, कॉप विद अ प्रॉब्लम, अगर आप किसी चीज के साथ, किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या के साथ निभा रहे हैं तो कॉप विद, और अगर किसी पर्सन के साथ निभा पा रहे हैं तो कॉप अप विद, समझ में आ गया।
जैसे प्रॉब्लम क्या हो गया, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये चीज हो जाती है, कॉप विद होता है। और यहाँ क्या लिखा है, डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, कॉप अप विद या कॉप विद, तो केवल कॉप विद यूज करेंगे, यहाँ कॉप अप नहीं लगाएंगे। कॉप अप हो जाता तो कोई पर्सन लग जाता, ठीक है ना। तो कॉप विद ऑप्शन ढूंढिए, ये वाला होगा। पहले भी बता चुके, अगर एरर वाला सेशन आपने ठीक से किया होगा तो मैंने सेम चीज समझाई थी उस दिन। नेक्स्ट पे आ जाओ, when you have completed reading the book keep it dash the shelf। शेल्फ क्या होता है, रैक होती है, अलमेरा होती है। तो शेल्फ के ऊपर कोई चीज रखने के लिए ऑन, शेल्फ के लिए वर्ड ही यूज किया जाता है ऑन द शेल्फ, ठीक है ना। इन द शेल्फ नहीं, ऑन द शेल्फ होता है। किताब वगैरह रखने की जो अलमारी होती है उसको कहते हैं ऑन द शेल्फ। नेक्स्ट में आ जाओ 46 में, द न्यू पॉलिसी हैज डैश द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन द स्टोर। नई पॉलिसी यह है कि स्टोर वगैरह में प्लास्टिक बैग के यूज करने पर डैश लग गया है। तो आपको ढेर सारे बैंड मिल रहे होंगे ना। तो बताइए ये बॉन्ड क्या होता है, ये केमिस्ट्री वाला वर्ड है बॉन्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है, या बॉन्ड मतलब क्या होता है, संबंध या चिपकना जिसको कहते हैं। बॉन्ड एक तरह से रिलेशन होता है, ठीक है ना। कनेक्शन कह सकते हो बॉन्ड। बॉन्ड को हम क्या लिख दें, कनेक्शन लिख दें, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कनेक्शन होता है। ये बेंड का मतलब क्या होता है, बेंड का मतलब मोड़ना या झुकना। कहते हैं शरीर बेंड हो गई है, मोड़ना या झुकना। ये बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड बाजा होता है या ग्रुप होता है बैंड, उसको कहते हैं। रबर बैंड भी होता है ग्रुप। और ये बैंड होता है, क्या होता है, BAN बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है, किसी पर रोक लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, ठीक है ना। बैंड का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देना, प्रतिबंध। अब लिख दिया हूँ, प्रतिबंध समझ जाओ, या रेस्ट्रिक्शन कर लगा देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है ना। तो प्लास्टिक के यूज पर क्या लगेगा, इनमें से इनमें से प्लास्टिक के यूज पर क्या लगेगा, ये वाला बैन होना चाहिए ना। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द थीफ ब्रोक दैश द हाउस। तो ब्रेक के बाद कुछ प्रीपोजिशन होते हैं, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ब्रेक, ठीक है। 2-3 प्रीपोजिशन अभी मैं बता देता हूं, सारा तो नहीं बता पाऊंगा इस समय तत्काल में। देखो, एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है ब्रेक इनटू, एक होता है ब्रेकअप, ये तुम लोग भी जानते हो। एक होता है ब्रेकआउट, हाँ ठीक है, चलो इतना बता देते हैं पहले, और याद नहीं आ रहा है इसमें तत्काल में। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, जैसे कोरोना वोरोना टाइप की कोई बीमारी है जो फैल जाती है, उसको कहते हैं ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। ब्रेक इनटू मतलब होता है कोई चीज चोरी से, मतलब जबरदस्ती, सेंध लगाना। एक वर्ड सुना होगा, सेंध लगाना, जब चोर वगैरह दीवार काट के चोरी से घर में घुस जाते थे, वो है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाना, संबंध तोड़ देना, डिस्कनेक्ट। एक होता है ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन का मतलब होता है कोई चीज तोड़ कर खोलना, जैसे ताला वगैरह तोड़ कर खोल दिया तो ब्रेक ओपन होता है। यहाँ पे क्या होगा, चोर लिखा हुआ है। चोर क्या करेगा बताओ, चोर घर में घुसता है, चोरी से घुसेगा, तो ये क्या करेगा, ब्रेक इनटू करेगा कि नहीं करेगा। चोरी से दीवार काट के घर में घुसता है तो ब्रेक इनटू लगाओ। ब्रेक के फ्रेज आप पढ़ लो, आ जाएगा। ब्रेक है, ब्रिंग है, इन सब के। आगे लिखा कि द ट्रेन अराइव लेट डैश द स्टेशन। स्टेशन पर कोई चीज आती है तो स्टेशन के लिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, एट है। स्टेशन क्या है, एक लोकेशन होती है। ट्रेन स्टेशन पर आती है तो एट द स्टेशन। हम भी स्टेशन जाते हैं तो एट द स्टेशन। देखो, स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, बस स्टॉप है। इन सब के लिए एट ही यूज किया जाता है। अभी आगे और क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लगाना है हमको, एट लगाना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, शी वॉक्ड ग्रेसफुली डाउन द डैश ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी है, जैसे मान लो एक हॉल होगा, ये एक हॉल है, ठीक है, ये हॉल है, यहाँ पे स्टेज बना है, यहाँ पर क्या लगी हैं, चेयर्स लगी हैं, ठीक है, ये चेयर्स लगी हुई हैं, ये चेयर्स हैं, और यहाँ पर चेयर्स लगी हैं ऐसे, ये चेयर्स लगी हुई हैं, और बीच में क्या बना हुआ है, बीच में ऐसे, बीच में एक क्या है, ये लाइन ऐसे, ये क्या होगा, गली बनी होती है ना, ये जो गैलरी होती है जिधर से दुल्हन
जाती है। इस गली को क्या कहते हैं? इस गली को कहते हैं एजल, AISLE, AISLE। तो यही है। सी वॉक्ड ग्रेसफुली, ये सी कौन है? दुल्हन है। दुल्हन जो है बड़े नजाकत से, बड़े अच्छे ढंग से जा रही है डाउन द क्या गली में। ये जो पंडाल है, ये जो क्या कहते हैं सेरेमनी हाउस है, यहीं बीच में ऐसे ऐसे इसी में से वो आ रही है, जा नहीं रही है, आ रही है, ठीक है ना। तो क्या लगाओगे? ऐसे लगाओगे, ठीक है ना। दो तरफ कुर्सियां हैं, उनके बीच की जो गली होती है उसके लिए यूज किया। AIL, एल का मतलब क्या होता है? सिकनेस, बीमारी। ये क्या होता है? सिकनेस होती है, ये बीमारी होती है। आइजिल क्या होता है? आइलैंड होता है, द्वीप होता है। और OIL, ऑयल तो आप लोग जानते ही हो, ये क्या है? तेल है। अब आप बताओ, ठीक है ना, यही वाला लगेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि ही स्पीक्स इंग्लिश डैश देन आई डू। ये दैन लगा हुआ है, यानी कि यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री लगाओगे। तो बेस्ट मतलब क्या होगा? बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुई। वाहियात सा क्वेश्चन है। गुड के साथ कॉम्परेटिव देन लगता नहीं, मोर गुड होता नहीं है, क्या होता है एक्चुअली? बेटर होता है। शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन आई डू। हालांकि ये जो बेटर है गुड की कॉम्परेटिव नहीं है, वेल की कॉम्परेटिव है। वेल बेटर बेस्ट वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल, कंपैटिबल का मतलब होता है जैसे किसी के साथ, किसके साथ किसका तालमेल बैठेगा। हिज एक्शंस आर डैश कंपैटिबल हिज वर्ड्स, ठीक है ना। तो कंपैटिबल के साथ क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। हिज एक्शंस आर इनकम्पैटिबल डैश हिज वर्ड्स, उसका जो काम है और उसका जो शब्द है, मतलब वो जो बोलता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं जो बोलते हैं वही करते हैं, और कुछ लोग जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, तो वही इनकम्पैटिबल। आदमी जो बोलता है वो नहीं करता, तो कंपैटिबल के साथ वर्ड ही लगता है, विद ही लगता है, पक्का है, और कुछ लगता ही नहीं है। रटे रहो, फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है। कंपैटिबल के साथ विद है, ये नोट कर लेना, ये मेरी लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने लिस्ट आप लोगों को दे रखा है उसमें ये वाला वर्ड नहीं है। अभी तक जितने वर्ड हैं सारे के सारे थे यही वाला छोड़ के। नोट कर लीजिएगा इसको, उसी में बढ़ा लीजिएगा जब प्रिंट आउट निकालिएगा। तो मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूं कि उसमें नहीं है, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी ये कहने की कि मेरी लिस्ट में ये नहीं है, ठीक है। बता दे रहा हूं इसलिए बता दे, ये छूट जाएगा, चूक जाएगा। नोट कर लेना, इसको नोट करके रखा, उसी में बढ़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ द मूवी वाज अनएक्सपेक्टेड। जो मूवी का डैश था, मतलब क्लाइमेक्स कह सकते हो, वो अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। द एंड्स ऑफ द मूवी, एंड्स नहीं होता। एंडेड ऑफ द मूवी नहीं, एंड ऑफ द मूवी या एंडिंग ऑफ द मूवी, तो एंड नहीं होता। नाउन क्या होता है? एंडिंग ऑफ द मूवी। एसएससी का आंसर, जो आपका आंसर था वो भी यही था, ठीक है। वैसे मेरी समझ से तो एंड लगना चाहिए था, लेकिन जो आपका एसएससी का आंसर था वो क्या था? एंडिंग ऑफ द मूवी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। 53, दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर, और बस स्टॉप पर, टैक्सी स्टैंड पर, इन सब पे क्या यूज किया जाता है? एट लगता है, लगाओ, ठीक है ना, लगाओ एट। एयरपोर्ट वगैरह पे एट लगता है आराम से। अब उस दिन क्या याद करोगे? एरर वाले मैंने कहा था अराइव और रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता। हाँ नहीं लगता, लेकिन अगर यहाँ पे फिलर का क्वेश्चन दिया हुआ है और एक आपको लगाना ही लगाना है तो करोगे क्या? लगाना ही पड़ेगा। तो स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब के लिए एट लगता है, एट लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट वन में डिवाइड के बाद ऑफ लगता है, फिक्स है ये, और मैंने आपको जो लिस्ट दी रखी है उसमें है ये। द पार्टनर वाज डिवाइड डैश एनी होप ऑफ रिकवरी। डिवाइड का मतलब क्या होता है? विदाउट, मतलब के बिना, उसको मतलब रिकवरी की, ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। पेशेंट को ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। डिवाइड मतलब बस विदाउट होप। तो डिवाइड के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है, फिक्स है, ढूंढ लो, ये ऑफ लगेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। क्रेडिटेड, क्रेडिटेड के साथ दो चीजें लगती हैं, टू लगता है और विद लगता है, ठीक है ना। देख लिखा है कि शी वाज क्रेडिटेड एज इन्वेंटिंग द डिवाइस। ओ, इन्वेंटिंग द डिवाइस का मतलब होता है इस डिवाइस की खोज करने के लिए उनको क्रेडिट दी गई, तो क्रेडिटेड इनाम दिया गया ना, तो क्रेडिटेड विद हो जाएगा। क्रेडिटेड टू क्या होता है? क्रेडिटेड टू में होता है अकाउंट। क्या लगता है इसके साथ? अकाउंट। आपके अकाउंट में 5,000 रुपया जमा किए गए, तो क्या होगा? 5,000 रुपीज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट है कि नहीं। क्रेडिटेड विद के बाद कोई पर्सन किसी को किसी चीज की क्रेडिट दे रहे हो, श्रेय दे रहे हो, उसको मतलब अवार्ड टाइप का जब सेंस आता है तो क्रेडिटेड विद यूज किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ क्या होगा? यहाँ किसी पर्सन को सम्मान दे रहे हो तो क्रेडिटेड विद लगेगा, ये वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट में आ जाओ।
कंग्रेचुलेटेड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कंग्रेचुलेटेड के बाद क्या लगता है, ऑन। दोबारा लिख के नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था दोबारा ये क्वेश्चन फिर से आएगा, तो कंग्रेचुलेट के बाद ऑन ही आता है, फिक्स है तो लगाओ। 3 बार हो चुका है ये, बार बार थोड़े बताएंगे, अब एक बार 2 बार हो चुका। नेक्स्ट में आ जाओ, द बॉय वॉज पनिश्ड डैश हिज डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस क्या होता है, गलती है, ये मिस्टेक है। पनिश तो किसके लिए सजा दी गई है, पनिश, रीजन बता रहे हो, तो पनिशमेंट का जो कारण होता है उसके लिए क्या लगता है, फॉर लगता है, फॉर द, ठीक है, फॉर डिसोबीडियंस, फॉर टेलिंग अ लाई, फॉर कमिंग लेट, ठीक। द कार रिमेन्ड डैश एट द रेड लाइट। रेड लाइट का मतलब क्या हुआ, चौराहे पर लाइट जल गई, रेड हो गई और कार वहीं पर खड़ी रही, आगे बढ़ी नहीं। तो आपके पास स्टेशनरी के 4 ऑप्शन है, ये वाला स्टेशनरी है, ये वाला स्टेशनरी है, ये वाला स्टेशनरी है, ये वाला स्टेशनरी है, जिसमें से 2 स्टेशनरी तो गलत है, इनकरेक्ट है। अब इसमें कौन कौन सा स्टेशनरी गलत है, देखो आई ई नहीं होता स्टेशनरी, ये वाला गलत है, और यहाँ NARY होता है, यहाँ पर ये वाला गलत है, 2 गलत हो गए। 2 होते हैं, बताइए, जब NARY होगा स्टेशनरी, NARY, तो इसमें क्या होता है, मोशनलेस, क्या होता है, मोशनलेस, विदाउट मूविंग, तो यही वाला लगेगा, मतलब वो गाड़ी चल ही नहीं रही थी, एक जगह पर खड़ी हो गई। और ये जो स्टेशनरी NERY वाला होता है, इसमें लिखने पढ़ने की सामग्री होती है, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब होता है, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, एट्सेट्रा, रजिस्टर वगैरह, इंक वगैरह, ये सब होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया, तो गाड़ी वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई, क्या लगेगा, ये वाला स्टेशनरी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। एलिजिबल लिखा हुआ है, कोई आदमी, ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट, ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट, वो इस पोस्ट के लायक नहीं है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो एलिजिबल के बाद क्या लगता है, फॉर, एलिजिबल फॉर द पोस्ट, इस पद के लायक होना, एलिजिबल के साथ फिक्स है, उसमें लिस्ट में मिल जाएगा आपको। अक्यूज, ये भी उस लिस्ट में मिल जाएगा। अक्यूज के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। किसी के ऊपर हम जो लोग आरोप लगाते हैं, कन्विक्ट, अक्यूज, अलीग, इन सब के साथ ऑफ ही लगता है, तो क्या लगाओगे, ऑफ, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड हैं, देखो अक्यूज है, अक्यूज, एक वर्ड आता है अलीग, एक वर्ड आता है कन्विक्ट, ये सब, इन सब के बाद प्रीपोजिशन फॉर ही लगता है, ठीक है ना। ब्लेम के साथ विद लगता है, नहीं तो बाकी सब में ऑफ लगता है, आरोप लगाने के लिए। देखो यहां लिखा है कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, और पहला ही क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन का आ गया। ऑब्जेक्शन के साथ में क्या यूज किया जाता है, टू। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर प्रपोजल, पहला ही क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन का आ गया, ठीक है। नाम लिया और शैतान हाजिर, टू, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन में होता क्या है कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये फिक्स, आप गेस नहीं कर सकते हैं, आपको रटा हुआ है तो है, नहीं तो नहीं होगा। चलिए एक बार फिर आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या क्वेश्चन आ गया, 3 देखो, एक लिखा हुआ प्लेन, एक लिखा हुआ पेन, एक लिखा हुआ पेन, एक लिखा हुआ पेन। तो ये वाला पेन कुछ होता नहीं है, काट लो, रो, कोई वर्ड नहीं होता। ये जो वाला पेन है ये होता है खिड़की का पल्ला, आप सुने हैं, समझे हैं, जैसे खिड़की है, खिड़की में 2 पल्ले होते हैं, उसमें एक पल्ला जो होता है उसको पेन कहते हैं, विंडो पेन्स कहते हैं, ठीक है ना। सपोज करो ये है, ये आपकी खिड़की है ऐसे, तो एक ये वाला जो एक पल्ला होगा खिड़की का उसको कहते हैं पेन, ठीक है, PANE। और ये प्लेन है, ये प्लेन आप जानते हो, और ये पेन, पेन क्या होता है, दर्द होता है, तो पता ही है आप लोगों को। ये प्लेन क्या होता है, सीधा वाला। यहाँ देखें कारपेंटर, कारपेंटर आ गया और विंडो आ गई, अंदाजा लग गया कौन सा होगा, कारपेंटर और विंडो होगा, तो यही होगा। कारपेंटर रिप्लेस द ब्रोकन पेन इन द विंडो, तो ये कौन सा होगा, यही पेन, कौन सा, डी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला वाला क्वेश्चन है सीनियर। आपको याद है उस दिन वाली कहानी जो मैंने बताई थी आप लोगों को, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर वाला, नहीं तो फिर से पढ़ लीजिए। कुछ वर्ड्स होते हैं फ्रेंच उसके लैटिन के हैं, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है और इन्फीरियर होगा, इसके साथ में इन्फीरियर होगा। और कौन सा वर्ड है, एंटीरियर है, एक वर्ड कौन सा है, एंटीरियर है, प्रियर है, PRIOR, और एक वर्ड है पोस्टीरियर है, ठीक है। और 2 वर्ड और है, प्रेफर और प्रेफरेबल, उनको थोड़ी देर पहले लिखा था। इनके साथ दैन नहीं लगता है, स्ट्रिक्टली नॉट, इनके साथ दैन नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। और प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी यही कहानी है। तो चलिए इनके साथ क्या लगता है देख लेते हैं हम लोग।
इनके साथ देन नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। तो इनके साथ टू लगेगा, ढूंढिए कहाँ पे लिखा हुआ, टू ए वाले ऑप्शन में मिल गया, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। डिस्पेंस डैश अननेसेसरी डिटेल्स, द एडिटर डिस्पेंस्ड डैश अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। डिस्पेंस के बाद क्या लगेगा, विद, ठीक है। द एडिटर डिस्पेंस्ड विद, फिक्स प्रीपोजिशन है, डिस्पेंस के साथ विद लगता है, पक्का है, डिस्पेंस विद अननेसेसरी डिटेल्स। आगे आ जाओ। इंटरेस्टेड, फिक्स प्रीपोजिशन है, इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, इन लगता है। आप भी सब पढ़े होगे, आई एम इंटरेस्टेड इन मूविंग, इन मूवीज, आई एम इंटरेस्टेड इन कार्टून, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, आई एम इंटरेस्टेड इन डिबेट डिस्कशन, ऐसे बोलते हैं ना। इंटरेस्टेड के साथ क्या लगाना है, इन लगाना है, फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट में आ जाओ, अ नाइस, क्या, सी गेव मी अ नाइस डैश ऑन माई न्यू हेयर कट, ओ हेयर कट, बाल कटवा के आए बढ़िया से, तो उसने एक अच्छा सा क्या दिया इनको, कॉम्प्लीमेंट, 4 वर्ड लगे हुए हैं कॉम्प्लीमेंट के। अब ये ढूंढना नहीं है कि उसने दिया क्या, कॉम्प्लीमेंट ही दिया होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कौन वाला दिया होगा ये आपको पता करना है इसमें से। तो 2 तो गलत हो गए, एक वाला ये वाला कॉम्प्लीमेंट MENTE, ये वाला जो ई लगा हुआ ये होता ही नहीं कॉम्प्लीमेंट में, और ये कॉम्प्लीमेंट में एल के बाद डबल ई नहीं होता। 2 तो गए काम से। अब आपको 2 निकालने हैं इसमें से, 2 निकालिए ढूंढ के, कौन कौन सा निकाल पाएंगे। एक PLI लिखा हुआ है और एक PLE लिखा हुआ है। जो PLE वाला होता ये होता है कंप्लीट से बना होता है, जिसको हम कहते हैं पूरक। जैसे समोसे के साथ अगर चटनी मिल जाती है या समोसे के साथ चाय मिल जाती है तो क्या होता है, समोसा बिना चटनी के भी खा सकते हो, लेकिन चटनी मिल जाती है तो समोसा कंप्लीट हो जाता है। तो उसको वो वाला कंप्लीट जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ये वाला होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये वाला PLI वाला, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, एक तरफ से प्रेज करता है, कोई आदमी किसी को तारीफ देता है या गुड कमेंट्स करता है किसी को, कोई गुड कमेंट, जैसे क्या कोई आदमी कि यार तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छी लग रही है, तो गुड कमेंट्स जो आते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो डी वाला होगा, PLI वाला होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो लिखा है कि शी वॉज डिप्राइव्ड, ही वॉज डिप्राइव्ड, डिप्राइव के बाद फिक्स प्रीपोजिशन, तो डिप्राइव के बाद ऑफ ही लगता है, पक्का है 100%। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स, उसको उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया, छीन लिया गया उसका अधिकार, तो डिप्राइव्ड ऑफ लगता है, तय है, 100% है, ठीक यही लगेगा, इसीलिए कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लो बेटा। आगे इन्होंने कहा देयर इज डैश एप्पल ऑन द टेबल, एप्पल, एप्पल क्या होगा, ए लगा हुआ है और उसको साउंड क्या आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है। पहला साउंड किसका है, वावेल साउंड है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। फिर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये लगेगा एन, शी वाज, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, एन आना चाहिए, आर्टिकल भी आ गया। चलो एंग्री, अभी पिछले वाले उसमें डिस्कशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एंग्री, नाराज, एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता था, उस दिन मैंने क्या बताया था, कई सारे बताए थे, ऑफेंड, एंग्री, अनॉयड, अनॉयड के सेंस में आया था, तो पिछली बार बताया था, इस बार फिर सारे नहीं लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए। एंग्री के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, एंग्री एट यूज किया जाता है और एंग्री विद यूज किया जाता है, ठीक है ना, एंग्री। अब एंग्री एट कब लगता है, एंग्री एट समथिंग, आप किसी पर नाराज हैं तो, और एंग्री विद समबडी, किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो यहाँ क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, तो एंग्री के साथ क्या यूज किया जाएगा, विद यूज किया जाएगा, पक्का है। तो विद ढूंढ के लगाओ, कहाँ है विद, ये लिखा हुआ, द टीचर वाज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स से नाराज था, विद लगाओ यहाँ पर, ठीक है। चले नेक्स्ट में, अगला क्वेश्चन है हमारा, सी डैश वॉच्ड दैट मूवी ऑलरेडी, ऑलरेडी लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक, सॉरी इस वाले में नहीं, इसके पीछे वाले में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, किसमें, जिसमें मैंने ये कहा था कि जब किसी सेंटेंस में जस्ट लगा होता है, येट लगा होता है, सो फार लगा होता है, ठीक है ना, ऑलरेडी लगा होता है या लेटली लगा होता है, तो मैंने कहा था इसमें क्या लगता है, इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, फिक्स है, प्रेजेंट परफेक्ट। वाज लिखा हुआ है, सी के साथ क्या जोड़ोगे, हैड होगा नहीं, हैविंग होगा नहीं, बचा हैज, हैव। सी के साथ क्या लगना चाहिए, हैव प्लूरल है, लगेगा नहीं, अब क्या लग सकता है, हैज। यही हाल उसमें भी था, यही हाल इसमें भी है। उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें भी शायद ऑलरेडी ही तो था, ऐसा ही नहीं, येट लगा हुआ था, उसमें येट लगा हुआ था, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं, यहाँ पर विंड है, वांड है, वाउंडेड है,
वुंड है, इतने बड़े सेम। होमोफोन्स का क्वेश्चन है, पढ़ के देखता हूँ। ड्यू टू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से सी हैड अ डीप डैश ऑन हर आर्म, उसकी वहां पर बहुत क्या लगा था, बहुत गहरी चोट लगी थी। चोट के लिए कौन सा वर्ड लगाओगे? विंड क्या होता है? ये विंड होती है हवा, ठीक है, ये लगेगा नहीं। वांड का मतलब होता है छड़ी, जादूगरों के हाथ में जो छड़ी होती है, मैजिकल वांड, जादूगरों के हाथ में जो छड़ी होती है उसको कहते हैं वांड। वाउंडेड क्या होगा? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जबकि नाउन चाहिए, ये क्या होगा? वुंड। वुंड का मतलब क्या होता है? घाव। तो क्या लगेगा आपका? डी वाला लगेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ब्रॉट, आगे लिखते हैं बाय हर ग्रैंड मदर, सी वॉज ब्रॉट डैश बाय हर ग्रैंड मदर। तो ब्रिंग के साथ क्या लगाओगे? ब्रिंग अप एक वर्ड होता है, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को पाल पोस कर बड़ा करना। क्या करना? किसी को पाल पोस कर बड़ा करना, नर्चर करना, किसी को पालना पोसना। तो क्या होगा? ब्रॉट अप, शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर, मतलब होता ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अगला क्वेश्चन आ जाओ। द सन राइजेज डैश द ईस्ट, ये क्या होता है? डायरेक्शन, दिशा है ना। तो दिशा के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? दिशाओं के लिए इन यूज करते हैं। इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इन द ईस्ट। वैसे ये तो आपको रटा होगा, हमको लगता है कोई प्रोफेसर, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सी कॉन्ट्रैक्टेड अ कोल्ड, उसको ठंड पकड़ ली थी। एंड हैड प्रॉब्लम्स विथ स्टफी डैश, अच्छा अगर उसको जुखाम है तो प्रॉब्लम कहाँ होगी बताओ? ये वाला नोज, ये वाला नोज, ये वाला न्यूज, ये वाला नूज तो कहाँ होनी चाहिए? बाकी सारे तो आपको पता ही होगा ना, ये भी आपको पता है नोज, ये भी न्यूज, ये नोज है, ये नोज है, तो ये नाक वाला है ना, तो कहाँ प्रॉब्लम होगी? जुखाम के साथ देखो, जुखाम अगर है उसको तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? नोज में होनी चाहिए। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 75, सी इंसिस्टेड, इंसिस्ट के साथ पक्का है, ऑन लगता है, पक्का 100% श्योर, 110%। इंसिस्ट का मतलब किसी एक चीज पर विशेष जोर देना। इंसिस्ट के साथ ऑन प्लेइंग द बिल, ऑन पेइंग द बिल, तो इंसिस्ट ऑन लगता ही है, फिक्स है। नेक्स्ट आ जाओ। एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक करना, हड़ताल करना। क्या होता है इसको? एजिटेट करना, स्ट्राइक करना, हड़ताल। द वर्कर्स एजिटेटेड डैश बेटर वर्किंग कंडीशंस, हड़ताल किया था उन्होंने। क्यों हड़ताल किया था? बेटर वर्किंग कंडीशंस। तो बेटर वर्किंग कंडीशंस क्या है? हड़ताल करने का पर्पज है। पर्पज बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, आपको याद है ना? पर्पज बताने के लिए फॉर यूज किया जाता है। तो वर्कर्स एजिटेटेड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस, फॉर लगाएं। चलिए आगे। दे प्रेफर टी डैश कॉफी, प्रेफर प्रेफरेबल, कितनी बार बताएं यार, ये तो हमको लगता है कोई दिन बाकी ही नहीं रखता जिस दिन आया ना हो। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ क्या लगता है? टू लगता है, देन नहीं लगता है। तो प्रेफर प्रेफरेबल के साथ आप टू लगाओ। बहुत बार आ चुका ये क्वेश्चन, कितनी बार आएगा? प्रेफर के साथ टू, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे, तो मिसिंग यहां पे क्या लिखा? हैज बीन मिसिंग। कौन सा टेंस हुआ हैज बीन मिसिंग में? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, छोटा लिख दो समझ के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें दो ही प्रीपोजिशन लगते हैं, कौन सा लगता है? एक सिंस लगता है और एक फॉर लगता है। फॉर क्या लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे यस्टरडे लिखा होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या लगा दीजिएगा? यहाँ लगेगा सिंस यस्टरडे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हुआ? सिंस, ये वाला, ठीक। अब आगे चलिए, समझ तो गए ही हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 79 है, लिखा है कि द हॉस्पिटल स्टाफ एंश्योर्ड प्रॉपर डैश कंडीशंस इन एवरी वार्ड। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि हर वार्ड में, जितने भी वार्ड हैं उनमें सफाई की प्रॉपर कंडीशन होती है, बढ़िया सफाई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हमें वर्ड यूज करना है वो क्या है? साफ सफाई, ठीक है ना। क्या होगा? साफ सफाई, ठीक है। ढूंढो। सैनिटी, सैनिटी का मतलब क्या होता है? होश, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? अवेयरनेस। जैसे इंसैनिटी क्या होता है? पागल, इंसेन पागल होता है। सैन क्या होता है? अवेयर होता है, सेंसस होता है, कॉन्शियस होता है। सैनिटोरियम का मतलब क्या होता है? अ प्लेस फॉर रिकवरी,
अ प्लेस फॉर रिकवरी, जो लोग बीमार होते हैं और ठीक होने के लिए हवा पानी बदलने के लिए कहीं चले जाते हैं तो उसको सैनिटेरियम कहा जाता है। सैनिटरी में ये ई होता नहीं है, गलत है, ये एक सैनिटरी है ए। तो सैनिटरी कंडीशन ये होता है साफ सफाई से रिलेटेड, ठीक है ना। सैनिटरी कंडीशन तो ये होता है सफाई, तो क्या लगना चाहिए, हर वार्ड में सफाई की अच्छी व्यवस्था है तो सैनिटरी होगा। बोलकर सैनिटेरियम मत लगा देना, सैनिटेरियम पूरे हॉस्पिटल के लिए यूज किया जाता है, साफ सफाई के लिए नहीं यूज किया जाता है, ठीक है ना। सैनिटेरियम एक तरह का हॉस्पिटल होता है जहाँ पहले टीबी से बीमार लोग जाया करते थे, मतलब ठीक होने के लिए, ठीक है। अगला आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखा कि सी हैजंट कॉल्ड मी डैश मंडे। मंडे ये डे है, तो डे और डेट के पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, डे और डेट। इसके लिए जो प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है ऑन मंडे। क्लियर है, ठीक है। डे और डेट के लिए ऑन लगता है, मंथ और ईयर के लिए इन लगता है, क्लॉक टाइम के लिए एट लगता है। प्रीपोजिशन देख लो, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, डिससेटिस्फाइड। अच्छा अभी हमने सेटिस्फाइड के लिए बताया था, शायद इसी वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सेटिस्फाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, नहीं बताया था। लिख लो, सेटिस्फाइड, सैटिएटेड, ग्रेटिफाइड और कंटेंटेड। और एक वर्ड क्या है, कंटेंटेड, ये है। इन सब का मतलब होता है संतुष्ट होना। इन सब के साथ प्रीपोजिशन जो लगता है वो क्या होता है, विद। सबके साथ एक ही प्रीपोजिशन विद, क्योंकि सबकी मीनिंग एक ही है। डिससेटिस्फाइड, अच्छा अब आप कहोगे ये तो सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड, भाई सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड दोनों के साथ एक ही पे। द मैनेजर डिससेटिस्फाइड हैज द पुअर अटेंडेंस, तो डिससेटिस्फाइड क्या होगा, विद, क्या लगेगा, विद, ठीक है। क्लियर हो ना। चले आगे नेक्स्ट आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द ही प्रिसाइड्स डैश आल इम्पोर्टेंट मीटिंग्स। प्रिसाइड मतलब क्या होता है, अध्यक्षता करना। जैसे मान लो मीटिंग होती है तो कोई उस मीटिंग की अध्यक्षता करता है तो उसको क्या कहते हैं, तो ही प्रिसाइड्स। प्रिसाइड के बाद हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या लगता है, ओवर। प्रिसाइड के बाद क्या लगेगा, ओवर लगेगा, और कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है, प्रिसाइड फिक्स है ना, नोट कर लो। अगला वर्ड है सी डैश टू मार्केट एवरी मॉर्निंग। ये कीवर्ड क्या है, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग क्या शो कर रहा है, एवरी मॉर्निंग शो कर रहा है कि ये किसी आदमी का रूटीन है। और रूटीन किस में होता है, रूटीन लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट ढूंढोगे तो सी के साथ क्या लगाओगे, वर्ब में एस या ई एस लगाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यही होता है तो गोज आना चाहिए। शी गोज टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। क्लियर। चले आगे नेक्स्ट में आ जाओ। 84 क्वेश्चन नंबर 84। इसमें लिखा है कि सी राइट्स एसेज, ठीक है। आगे लिखा है नीट और लिखा है नीटेस्ट और लिखा है नीटली और लिखा है नीटर। तो सी राइट्स एसेज, वो एसेज को लिखती है कैसे। ये राइट क्या लिखा है, वर्ब है, राइट वर्ब है। वर्ब के लिए यहाँ क्या लगाना चाहिए आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर, लिखने का ढंग लगाना चाहिए। तो लिखने का ढंग क्या होगा, नीट तो एडजेक्टिव हो गया, एलवाई लगा तो नीटली हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाना, सी राइट्स एसेज नीटली, साफ सुथरा, अच्छा, बढ़िया, सुंदर, ठीक है। क्या लगाएं, नीटली लगाएं। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, इंटरेस्टेड। अभी थोड़ी देर पहले ये आ चुका है क्वेश्चन, मैंने कहा था इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। उसको फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है। तो इंटरेस्टेड के साथ क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्टेड इन यूज किया जाएगा। क्लियर है। सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, इन लगा दीजिए इसमें। क्लियर है। इंटरेस्टेड के साथ इन ही लगता ही है, फिक्स है। और क्या हो सकता है इंटरेस्टेड के बाद, जैसे और एक दो जान लीजिए, फॉन्ड लिखा होता है, फॉन्ड, फॉन्ड के साथ क्या करोगे, इंटरेस्टेड। और सॉरी, फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा और इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, इन लगता है। नोट कर लो इसको, ठीक है। इनके साथ इसको नोट कर लो, दो चीजें हुई। ऐसे ही एक वर्ड आता है सिक, सिक के साथ क्या लगता है, ऑफ। और एक आता है टायर्ड, ऊब जाने के लिए, तो क्या लगता है टायर्ड के साथ, ऑफ। एक वर्ड आता है फेड अप, फेड अप
फेड अप के साथ क्या लगता है? विद। ये भी क्या है? ये तीनों ऊब जाने के लिए लगते हैं। जब आप किसी चीज़ से ऊब गए हो तो टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ या एम फेड अप विद ये लगा लो। ठीक है, किसी चीज़ का शौक है, फॉन्ड ऑफ या इंटरेस्टेड इन। ठीक, बता दिए, इसको भी नोट कर लो, कहीं पे नोट करके रखो, सब के सब जरूरी हैं। आगे लिखा कि सी वाज इंटेंट डैश परसुइंग हायर स्टडीज अब्रॉड। उसका इरादा था कि हायर स्टडीज को बाहर बाहर पढ़ेंगे। इंटेंट, इंटेंट किससे बना हुआ? इंटेंशन से बना है। ठीक है ना, इंटेंट, इंटेंशन इसी से बनता है, इंटेंशन। तो दो चीजें लगाओगे, इंटेंट के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, या तो ऑन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ। वही जैसे कीप कीन के साथ में था, सेम वही इसके साथ में है। तो अगर हमें वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? टू तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ऑन के अलावा कोई चारा है नहीं हम और कुछ लगा लें, तो लगाइए फिर ऑन, मजबूरी है तो वही लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने टू भी दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 87। ये हमारे डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन है आज। ठीक है, 87। चलिए पढ़ते हैं। ऑन दैट प्लीजेंट ऑटम डे, उस पतझड़ के खुशनुमा दिन, आई वॉज अकम्पनीड डैश माई डॉक्टर जेनानी। मैं अपने डॉक्टर के साथ, वो मेरा साथ दे रही थी। तो अकम्पनीड के साथ क्या यूज करोगे? आई वॉज अकम्पनीड, वॉज के साथ और की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो क्या लगाना चाहिए हमको? पैसिव वॉइस है तो हमें यहाँ लगाना चाहिए बाय, अकम्पनीड बाय। ठीक है ना, तो ये 27 क्वेश्चन, सॉरी मतलब कुल मिला के 87 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। 30 + 30 + 27।